20,000 रुपये मंथली इनकम है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि शॉप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। दे रहा है दुरुस्त आए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पर आप ये नहीं चाह रहे कि जल्दी आए, दे रहा है दुरुस्त आए। नहीं, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं जल्दी आए। तो 14 साल बाद इंतजार करना पड़ेगा। भोपाल के दिल में है, एक तरफ आगे 5 स्टार होटल और एक तरफ आगे 5 स्टार कमर्शियल स्पेस मार्केट। प्रॉपर्टी कैसे और क्यों खरीदनी चाहिए? MP नगर में ले लो या फिर आप कहीं दूर किसी गांव में ले लो, तो वो यहाँ स्क्वायर फीट में मिलती है, तो गांव में सिर्फ एकड़ मिलती है। उसको अपन डेप्ट को यूज करो आप। कंस्ट्रक्शन लिंक डिसबर्सल की वजह से आउटफ्लो बढ़ता है, ये देखो। तो उस टाइम पे वो 20% आपका है, तो 20% रिलीज हो गए, तो उसको 20 जी मंथ 24 to 30 जी, एक आपका पैसा तो अप्रिशिएट हुआ ही। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है। दैट इज रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप इन्वेस्टमेंट। भोपाल में रियल एस्टेट की कैसे डिमांड बढ़ने वाली है, उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएंगे? सेज ने बहुत सारी चीजें भोपाल को दी हैं, तो अपन लाइफस्टाइल, लोकेशन एंड प्राइस को कंपेयर करते हैं अभी इस टाइम पे। तो हमारा एक आपसे क्वेश्चन है कि आने वाले कहाँ आपके प्रोजेक्ट हैं? एंड सेज स्काईलाइन, सेज वेस्टेज से आपको तो खास लगा है। हाँ, मेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बतरस भाई देवेंद्र गौर में, जहां आपको रियल एस्टेट की रियल इंसाइट के साथ आपकी बातें मिलती हैं। शुरुआत करते हैं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर अनुभव सर से, जो आज आपको रियल एस्टेट की कुछ जानकारी बताएंगे। सर, मेरा एक पहला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी कैसे और क्यों खरीदनी चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे बेस्ट डिसीजन ये होता है कि उसको अपन डेप्ट को यूज करो आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे सर डेप्थ के बारे में? जो डेप्ट होता है, एक तरीके से आप बैंक से लोन लेते हो प्रॉपर्टी, या तो आप खुद का पैसा भी लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी एसेट है जो मेरे को परचेज करनी है, या तो मैं मेरे पास जो पैसा रखा है मेरे बैंक अकाउंट में, मैं उससे खरीदूंगा, या फिर मैं कुछ अमाउंट का लोन भी ले सकता हूँ उस पर। तो अपन एक एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी है, उस पे लोन मेरे को मैक्सिमम तक मिल सकता है अराउंड 85 लाख रुपीस। तो उसमें से 15 लाख रुपीस मेरे को खुद से लगाना रहेगा। उस 15 लाख रुपीस जो मैंने खुद से लगा दिया है, अब वो 85 लाख रुपीस को भी मेरे को करने के लिए एक स्टैगर्ड आउटफ्लो पेमेंट मेथड होता है बैंक का, जो रहता है कंस्ट्रक्शन लिंक्ड होता है। कि जैसे आज प्रोजेक्ट कोई लॉन्च हुआ और उसको पोजीशन आने में 3 साल है, तो आज मैंने वो प्रोजेक्ट में बुक कर दिया अपना घर। अब वो 3 साल तक जो मेरा पेमेंट जाएगा, उसके हिसाब से मेरे को EMI का चार्जेस देने का रहेगा जी। उसमें फॉर एग्जांपल एक होम लोन मैंने अप्लाई करा, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 85 लाख रुपीस मेरे को एक डिसबर्समेंट मिलता है। 15 लाख रुपीस मेरे को अपने पॉकेट से लगाने रहते हैं। अब 15 लाख रुपीस तो मैं पे कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आज मैंने 3 प्रॉपर्टी बुक करी, और उस प्रॉपर्टी का पोजीशन टाइम नॉर्मली एक बिल्डर जो लेता है वो अराउंड 3 years लेता है एक अपार्टमेंट को डिलीवर करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं रहता कि 85 लाख रुपीस से मेरी फर्स्ट डे से ही पूरी EMI चालू हो जाएगी, वो उसका स्टैगर्ड आउटफ्लो रहता है एज द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसेस। तो अपन ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 8 लाख दिया था, आपने फर्स्ट स्लैब डाली हुई है, तो उस टाइम पे वो 20% आपका है, तो 20% रिलीज हो गई, तो उसको 20 लाख रुपए पे EMI बनेगी। 20 लाख। ये लोगों का बहुत कंफ्यूजन होता है कि अगर मैंने 85 लाख की लोन ली है, तो मेरी दूसरे-तीसरे महीने से 85 लाख की EMI स्टार्ट हो जाएगी। तो वो जब आप कैलकुलेट करते हो तो एक स्टैगर्ड आउटफ्लो सिस्टम आता है। अपन एक अप्रोक्सीमेट रफली फिगर पकड़े, जो कंस्ट्रक्शन लिंक डिसबर्सल की वजह से आउटफ्लो बढ़ता है, ये देखो। मंथ 1 to 6 फॉर एग्जाम्पल 20% कंस्ट्रक्शन इज डन, सो दैट इज 14,219 रुपीज पर मंथ। That is a total of 85,317 rupees in total for the first 6 months. Month 6 to 12, 40% of the construction is done. So that is 28,439 rupees on an average per month. तो टोटल वो 1,70,600 रुपये कुछ टोटल बनता है। मंथ 12 to 18 60% ऑफ द कंस्ट्रक्शन हो जाता है, तो उसमें टोटल आपका आएगा 2,55,951 इन टोटल। मंथ 18 to 24 3,41,268 in total. जी। Month 24 to 30 3,84,926 in total. ऐसे ही आखिरी में 3 months total outflow EMI would be 16,63,679 in total. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 साल में जो
आपने पेमेंट करा है एक्स्ट्रा, आपने 85 लाख रुपीस जो लोन लिया उस पे जो आपने ब्याज भरा सीधी सीधी, अगर मैं भाषा में बोलूं तो वो 16 लाख रुपए 16.5 लाख रुपए का ब्याज दिया आपने, है ना। अब आप ये समझिए कि आपने ये जो 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी 3 साल पहले, आज 3 साल खत्म होने पे आप 8% इन्फ्लेशन के हिसाब से, जो नॉर्मल इंडिया का इन्फ्लेशन है उसके हिसाब से भी पकड़ो तो प्रॉपर्टी करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपए का अपना एसेट की वैल्यू हो गई 3 साल बाद। अब उस 3 साल और जो अपना पेमेंट गया, फॉर एग्जांपल 85 लाख रुपीस तो अपना प्रिंसिपल पेमेंट गया ही स्टार्टिंग में, उसके बाद 16.5 लाख रुपए करीब का आपका इंटरेस्ट EMI गई। नहीं, इंटरेस्ट दिया ना उसमें, इंटरेस्ट दिया। अब उसमें आप जब टोटल करोगे तो आपकी जो एसेट वैल्यू आएगी वो आपके पास अप्रिसिएशन आएगा 24.5 लाख रुपीस का ऑन एन एवरेज। तो वो जो 24.5 आज के आपके 15 लाख रुपए जो आपने 3 साल में बैंक को दिए हैं वो 24.5 लाख रुपीस हो गए हैं। सो दैट इज एन एवरेज ऑफ 13 to 14% IRR यूजिंग द रूल ऑफ 72। सो ये बहुत एक पॉजिटिव चीज है, और आपके पास एक आपका घर भी मिल गया आपको, एक आपका पैसा तो अप्रिशिएट हुआ ही। प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी ना। 3 साल पहले जो प्रॉपर्टी की वैल्यू वो भी तो आज मतलब इनफैक्ट अगर आप 10% के रेशियो से 15% के रेशियो से चले पर यार तो आपकी तकरीबन 1.25 करोड़ तो उसकी वैल्यू बढ़ी। हमने तो इस कैलकुलेशन में 8% अज्यूम करा है सर। 8% तो नॉर्मल इंडिया का GDP ग्रोथ ही 7% पे हो रहा है आज के टाइम पे, तो अपन 8% ही ग्रो अज्यूम करो कोई सी भी चीज का, हर चीज ही ग्रो कर रही है। तो 8% के हिसाब से भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है, और आपका घर भी मिल रहा है। जी जी जी। तो ये बहुत एक प्रॉफिटेबल चीज है। अभी सर एक क्वेश्चन ये है मेरा कि इज दिस राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी? Yes. Last 10 years. What I can always say is there's not a single time when it's a bad time to buy a property. Okay. आपको क्या चीज चाहिए और आपका एम क्या है, क्या गोल लेके आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नहीं, मेरा कंसर्न ये था कि राइट टाइम टू बाय प्रॉपर्टी से इन द सेंस कि जो आपका लास्ट 10 ईयर से जो चल रही है प्रॉपर्टी का जो बैंक इंटरेस्ट है तो अभी 7 पॉइंट है, समथिंग 7.5 7 है, तो एट द टाइम ऑफ 8 था 8.9 तक भी रीच हुआ इंटरेस्ट, पर राइट टाइम है कि अभी आपको 7% पे हाउसिंग लोन मिल रहा है, आई थिंक, है ना। हाउसिंग से और डिपेंड ऑन द आपका सिविल पे कि पर्टिकुलर आपकी क्या उसकी प्रोफाइल है एट दैट टाइम। तो मुझे लगता है कि सबसे सही समय है यहाँ अभी जो 2025-2026 में कि आप प्रॉपर्टी बाय करेंगे जिसमें आपको लो इंटरेस्ट पे आपको एक अमाउंट मिल सकता है। इवेंचुअली आप जब कंपेयर करो लास्ट 25 इयर्स में तो होम लोन इंटरेस्ट रेट आज सबसे लोएस्ट है, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग टू बाय अ होम जिसको भी अपना खुद का घर चाहिए। इसके साथ ही बहुत अच्छी योजनाएं जो सरकार ने दी है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके तहत इंसान को GST का लाभ मिलता है। उसमें जो मिडिल क्लास है उनको एक बहुत अच्छा घर मिल सकता है। जो सब्सिडी है 1.8 है, शायद 2.5 लाख समथिंग है, ऐसा कुछ है। हाँ, जो फर्स्ट बायर है आई थिंक, फर्स्ट बायर मिल जाती है। वुमेन के नाम पे रजिस्ट्री चार्जेस भी कम हो जाते हैं, उस पर 2% का शायद गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सो ऑल दीज फैक्टर्स कंबाइंड आज के टाइम पे इट इज वेरी फेवरेबल टू बाय अ हाउस दैट यू, अगर आपको खुद का घर लेना है तो। और सर जैसे आपने क्वेश्चंस थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ, खुद का घर लेना है ठीक है, अगर किसी को इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो वो भी राइट टाइम है क्या? राइट टाइम, प्रॉपर्टी में राइट टाइम तो हमेशा ही रहता है, पर जैसे कि होम लोन का एक इंटरेस्ट चल रहा है तो क्या अभी भोपाल में इन्वेस्टमेंट करने का यह सही समय है? उसके पीछे लॉजिक में समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेट्रो भी आ रही है भोपाल में, आप देखते हैं अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं बड़े बड़े यहाँ पर, तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है? भोपाल अभी इन्वेस्टमेंट करने का सबसे अच्छा समय इसलिए है क्योंकि भोपाल एक Tier 2 सिटी है। आप जब भोपाल जैसे Tier 2 सिटी को दूसरे Tier 2 सिटी से कंपेयर करेंगे तो भोपाल में इतना अप्रिसिएशन एंड ग्रोथ इन प्रॉपर्टी इन रियल एस्टेट इतना शो नहीं हुआ है जितने बाकी Tier 2 सिटीज में आया है, जबकि बहुत अच्छा आया है अप्रिसिएशन। तो उसको मद्देनजर रखते हुए आई फील भोपाल में इन्वेस्ट आज करो, और आज ये सोच के करो कि मैं 3 से 5 साल तक हमारा पैसा होल्ड करके बहुत अच्छा अप्रिसिएशन लाऊंगा। इट मैटर्स कि आप कौन सी प्रॉपर्टी किस लोकेशन में क्या चूज कर रहे हैं।
जैसे आप एक लैंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जी जी, गिवन द फैक्ट दैट उसमें बहुत सारे न्यूएंसेस होते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो अनआंसर्ड होते हैं। उससे लेके आप प्लॉट कुछ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारे राइट ऑप्शंस है। भोपाल में रियल एस्टेट की कैसे डिमांड बढ़ने वाली है उसके विषय में थोड़ा सा आप बताएंगे क्या? आजकल बहुत अच्छी गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम्स एंड प्लानिंग्स आ रही हैं जो फ्यूचर में हमें ये दर्शाती हैं कि बहुत अच्छा भोपाल में इन्वेस्टमेंट आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी एंड रीजन बनने वाला है जिसमें आसपास की जितनी भी टियर 3 सिटीज हैं भोपाल की, फॉर एग्जाम्पल सीहोर, रायसेन, विदिशा, जैसे एनसीआर है उस तरीके से अपन मध्य प्रदेश को कह सकते हैं। एक आने वाला फ्यूचर तो वही है। तो आज वहां पे इन्वेस्ट करिए अपन, आज भोपाल में इन्वेस्ट करें अपन, तो भोपाल बिल्कुल बढ़ने वाला है जिस तरीके से अराउंड 40 to 50 किलोमीटर्स का दायरा जैसे गवर्नमेंट लेके आने वाली है। वो तो होगा ही ना सर, आज नहीं होगा तो इवेंचुअली इन सम इयर्स बिल्कुल होने वाला है। सर भोपाल की जनता मास्टर प्लान का वेट कर रही है, आप इस विषय में क्या सोचते हैं? मास्टर प्लान सरकार क्यों नहीं लेके आना चाहती, कब लेके आना चाहेगी, कब लाएगी, उसके विषय में थोड़ा सा बताएंगे आप? सी दिस इज नॉट अ वेरी इजी डिसीजन। ये एक डिसीजन बहुत प्लानिंग से, बहुत कूटनीति से बनता है जी, बहुत सोच विचार करके बनता है। सरकार से हमारी यही दरख्वास्त है कि अपना टाइम ले, जब आए तो बहुत अच्छा मास्टर प्लान आए जिसमें सब लोगों को सेटिस्फैक्शन हो। और वो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल से मास्टर प्लान का हम लोग सब वेट कर रहे हैं। हाँ वो तो होता है कभी कभी। तो कब जागेगी सरकार? सरकार को पता है, सरकार काम कर रही है। द थिंग इज कि बहुत सारे इसमें ये बहुत इजी काम नहीं है। नहीं वो तो ठीक है ना सर, पर वैसा भी नहीं इजी काम नहीं है तो 25 साल लगेंगे भाई। आज मास्टर प्लान आप समझिए, आज आप मास्टर प्लान का वेट कर रहे हैं, पूरा भोपाल, हर डेवलपर, हर बिल्डर, हर रियल एस्टेट का बंदा जो उससे जुड़ा है मास्टर प्लान का वेट कर रहा है। तो क्या ये सरकार को आज 2026 चल रहा है, आप एनसीआर की बात करते हैं, आप मेट्रोपोलियन की बात करते हैं और मास्टर प्लान आप लेके नहीं आना चाहते हैं, तो क्या ऐसी चीज है जो सरकार को रोक रही है जिससे मास्टर प्लान ला नहीं सकती सरकार? कुछ रोक नहीं रहा है, इट्स जस्ट कि हमारा प्लानिंग चल रही है और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जब आएगा तो हर कोई सेटिस्फाई रहेगा उससे। तो बस उसके लिए ये देर ही अच्छी चीज आने के लिए है, बस अपन ये अज्यूम करो। और देर आए दुरुस्त आए, देर आए कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल नहीं, पर आप ये नहीं चाह रहे कि जल्दी आए, देर आए दुरुस्त आए। नहीं, हम तो बिल्कुल चाह रहे हैं जल्दी आए, हमारा जो भोपाल है वो आगे बढ़े, हमारा भी काम आगे बढ़े। हम जो रियल एस्टेट काम करते हैं हम भी उसमें और प्रोग्रेस कर पाएंगे उससे ही। तो हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि वो आज कल नहीं आता, आज आ जाए, लेकिन बेस्ट तरीका आना चाहिए उसमें। बहुत ज्यादा ये नहीं होना चाहिए कि ये कुछ दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। सर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, जब एक फर्स्ट वायर होता है तो वो रेरा के जो नियम है और इन सबको वो कैसे समझे कि रेरा अगर अप्रूव प्रोजेक्ट है नहीं है, या इसका बीडीए की प्रॉपर्टी है या हाउसिंग बोर्ड है, तो उसको समझने के लिए आप किस तरीके से समझाना चाहेंगे? मतलब रेरा की जो नियम है वो कैसे समझे फर्स्ट वायर, उसको क्या बेनिफिट है? रेरा का बेनिफिट बहुत ज्यादा है कंज्यूमर की साइड को। अच्छा, कस्टमर इज किंग, मतलब आप मान लो, हम भी यही मानते हैं। पर रेरा ने ये बहुत ट्रांसपेरेंट कर दिया प्रोसेस। रेरा से जो कस्टमर है वो ये चेक कर सकता है कि उसने जो प्रॉपर्टी इन्वेस्ट किया है वो एक्चुअली उसको पोजीशन मिलने वाला है कि नहीं। और रेरा कोर्ट्स आर वेरी एक्टिव इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग अ केस और गोइंग सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। रेरा कोर्ट्स आर वेरी एफिशिएंट, मैं तो ये बोलूंगा। तो एक आदमी जो इन्वेस्ट कर रहा है, आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, आई फील उसको इन्वेस्ट करने से पहले इतनी नॉलेज ले लेनी चाहिए थ्रू बिल्डर। अगर वो ट्रस्टेड बिल्डर से किसी से बात कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी प्रॉपर्टी खरीदे ट्रस्टेड बिल्डर से बहुत जरूरी खरीदना। तो मैं आपको इसको थोड़ा सा और एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स को क्या ऐसी चीजें देखनी चाहिए
कि जो चेकलिस्ट होती है ना, जैसे अपन कार खरीदते हैं, बाइक खरीदते हैं, हम कुछ खरीदते हैं, कुछ भी चीजें खरीदते हैं, हमारी चेकलिस्ट होती है। फॉर एग्जांपल हम कभी ट्रेवल्स के लिए जा रहे हैं, तो हम चेकलिस्ट देते हैं ना कि हमने शूज रख लिए, बैग पैक हो गया, ये हो गया। तो सेम क्वेश्चन मेरा है कि अगर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स को प्रॉपर्टी खरीदनी है तो उसको ऐसे कौन से नियम और क्या चीजें देखनी चाहिए जिससे वो एक अपना जो इन्वेस्टमेंट कर सकता है 50 लाख 25 लाख 10 लाख जो भी उसका बजट है ना, तो उसका वो वेस्टेज ना जाए या फिर वो कहीं पर ऐसा फंसा हुआ महसूस ना कर पाए। एक कंज्यूमर होता है ना, कई बार ऐसे लालच के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, तो उसको क्या चेकलिस्ट देखनी चाहिए? बहुत अच्छी चेकलिस्ट उनको बनानी चाहिए। मेनली 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो आप ये चेक करिए कि आप जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो वो आप किस लोकेशन में खरीद रहे हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोकेशन आज के टाइम पे ग्रोइंग है कि नहीं है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू टेक। सेकंड डिसीजन इज आप किससे खरीद रहे हो। बिल्डर्स की रेपुटेशन, बिल्डर की रेपुटेशन है, या तो आप किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उस आदमी का जो रेपुटेशन है, आदमी का की जो नियत है वो अच्छी है कि नहीं है, ये चेक करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप ये भी ऑब्जर्व करोगे कि इस इंडिया में मैक्सिमम केसेस जो होते हैं कोर्ट्स में वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी होते हैं। हाँ सर, सही। और बाकी केसेस भी जो होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ प्रॉपर्टी का इश्यू होता है उनका। डिवाइडेशंस, भाई बहन, ब्रदर्स, ये सब चलते रहते हैं। तो प्रॉपर्टी इज अ वेरी फ्रेजाइल टॉपिक, मतलब सेंसिटिव चीज होती है। बिल्कुल सर, बड़ा इन्वेस्टमेंट है ना। बड़ा इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 1,50,000 में कोई चीज कर सकते हो। बड़ा इन्वेस्टमेंट में आप कोई छोटा भी प्लॉट आप लेने जाते हो, सपोज आप भोपाल में कोई 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेने जाते हैं और उसका अगर 1,000 रुपए भी अगर रेट है तो भी वो बढ़ जाता है। तो ऐसे करके आप अगर 2,000 तो बहुत ही कम हो जाता है, 2,000 5,000 जैसे स्क्वायर फीट के हिसाब से आज की डेट में प्रॉपर्टी की रेट चल रहा है, तो तकरीबन मिनिमम एक 20 लाख 50 लाख के हिसाब से वो चीजें। ठीक है, और सर और क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए थोड़ा सा? थर्ड चेकलिस्ट मैं मानता हूं इसमें आपका जो लीगल वर्क है वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए आपके पास। अच्छा, जो आप लीगल वर्क करते हो, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हो, जो आपके पास पैसा है, आपके पास पैसा प्रॉपर तरीके से कैश फ्लो सेट होने चाहिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले आपके पास कैश फ्लो की अगर कहीं भी वो नहीं है मिक्स, तो ये थोड़ा सा आपके लिए रिस्की हो जाता है। सर जैसे मुझे लगता है कि सबसे पहले आपने जो आंसर दिया था ना उससे पहले रेरा वाला, मुझे लगता है कि फर्स्ट बायर्स को सबसे पहले देखना चाहिए कि रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है कि नहीं। बिल्कुल, है ना। फिर बिल्डर्स की रेपुटेशन से सारी चीजें तो आपने देखी, चेकलिस्ट उसकी होनी चाहिए कि हम कहाँ से फाइनेंस करा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू चेकलिस्ट। आप इसमें पूछ रहे हैं मेरे से, तो जैसे आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप जरूर ये देखिए कि वो रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है। अगर वो रेरा अप्रूव्ड है इसका मतलब उसका लेआउट पास्ड है, सब है। सेकंड चीज आप ये देखिए कि उस वाले जो प्रोजेक्ट है वो जो बिल्डर की रेपुटेशन है वो रेपुटेशन डिलीवर करने की है प्रोजेक्ट कि नहीं है। पर मुझे मतलब मेरे किसी एक सलाहकार ने मुझे बताया था कि जब भी कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें तो अगर आपने 50 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी है और आपके पास फंड है, अगर आपके पेरेंट्स से फंड मिला है, आपके किसी से, पर एक मिनिमम अमाउंट पे उसको लोन ले लेना चाहिए। एटलीस्ट 10 लाख का 5 लाख का लोन जरूर लेना चाहिए। उसके पीछे रीजन होता है कि आप जो चेकलिस्ट भूल भी जाते हैं पर आप जिस बैंक से लोन ले रहे हैं वो एक चेकलिस्ट फॉलो कर लेते हैं, तो आपको कहीं पर भी आप ठगा हुआ महसूस नहीं करते हैं। पर मेरा मानना है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर करे तो एटलीस्ट अगर 50 लाख की ले रहा है, 25 लाख की ले रहा है, जिस हिसाब से ले रहा है उसके पास पैसा है, पर फिर भी उसको लोन लेना चाहिए। लोन बिल्कुल लेना चाहिए। दो फायदे हैं इसमें। एक तो अपन ने ऑलरेडी बात कर बताइए आपने। आपको रिटर्न, आप खुद का पैसा क्यों लगा रहे हो? जब आपको बैंक कोई पैसा दे रहा है, आपकी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट हो रही है, तो आप क्यों खुद का पैसा लगा रहे हो? सेकंड चीज इज बैंक का ड्यू डिलिजेंस बहुत क्रिटिकल होता है किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले, तो वो तो करता ही है, स्पेशली SBI से। बिल्कुल सही बात है सर। भोपाल में अभी रिसेंटली मेट्रो स्टार्ट हुई है, भोपाल में मेट्रो, तो आप मेट्रो के आने से भोपाल के रियल एस्टेट मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? भोपाल मेट्रो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है, एक लाइन बनी है, अभी बहुत सारी लाइंस अंडर कंस्ट्रक्शन में है। सो आई फील भोपाल जो मेट्रोपॉलिटन रीजन बनने का सपना देख रहा है,
मेट्रो इज अ स्टेपिंग स्टोन टू दैट पर्टिकुलर ड्रीम भोपाल वांट्स टू अचीव। भोपाल में अभी जो पॉपुलेशन एग्जिस्टिंग है उसके लिए मेट्रो एक फ्यूचर बहुत अच्छी प्रावधान है। अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो थिंक कि अभी मेट्रो में कौन ट्रैवल करेगा, बट आई फील कि आज नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे मेट्रो भोपाल में। सही बात है, क्योंकि दिल्ली मुंबई में अगर अब मेट्रो जब बन रही है मुंबई में स्पेशली, तो लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही है। सो आज भोपाल में बन जाए फॉर द नेक्स्ट 10 years तो ये ज्यादा बेटर है। थोड़ा कम इशू होगा क्योंकि ट्रैफिक का ट्रैफिक कम हो जाता समय रहते सब ब्रिज, काम हाँ समय मतलब आपने पहले बना लेते तो आपका उसको सॉल्यूशंस निकल आते हैं। पर्टिकुलर जितना लोग कम रहेंगे उतना कम ट्रैफिक होगा और इजीली कन्विंस हो सकता है ऐसा। तो मेरा सर एक आपसे बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है, बीडीए और नगर निगम की ग्रोथ योजनाओं के रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ता है? बीडीए और नगर निगम की योजनाएं रियल एस्टेट में, मतलब बीडीए और नगर निगम की जो योजनाएं हैं उस पे रियल एस्टेट कहें या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो बिल्डर्स हैं या जो रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं वो उस योजनाओं का कैसे लाभ मिल सकता है? जैसे आपको नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो बीडीए की कोई भी ग्रोथ है या नगर निगम की कुछ जो पॉलिसीज हैं उससे आपकी रियल एस्टेट में क्या इम्पैक्ट आता है? देखिए, बीडीए जो अपनी कॉलोनीज लॉन्च करता है वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से जमीन एक्वायर करके या फिर उसकी पुरानी कोई जमीन हो, गवर्नमेंट लैंड हो, तो उन पे डेवलप करके वो प्रॉपर्टी को सेल करते हैं। तो एक ये बहुत अच्छा तरीका है बाय द गवर्नमेंट, बट आई फील कि अगर वो बीडीए जो डेवलप कर रहा है वो डेवलपर के साथ मिलके कुछ कर ले, पीपीपी मॉडल कुछ बना ले, तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है उसमें काम करने का। अच्छा, इट्स जस्ट अ सजेशन दैट आई कैन गिव। अदर देन दैट नगर निगम जो काम करता है वो तो परमिशंस से रिलेटेड ज्यादा काम है, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। मतलब उनकी जो नई ग्रोथ होती है, सिंगल विंडो सॉल्यूशंस होता है आज सर आज मान लो रियल एस्टेट में कहीं पूरे देश में कहीं भी सिंगल विंडो सोल्यूशन तो आया नहीं है अभी तक। नहीं, पर सरकार बोलती है ना सिंगल विंडो सॉल्यूशंस है, सिंगल विंडो हम लोग परमिशंस देने की आजकल बहुत सारी प्रोसेस जो पहले पेपर वर्क में होती थी वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है एंड दैट इज वेरी बेनिफिशियल। आई वुड से कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने संपदा टूल से रिलेटेड बहुत अच्छा काम किया है। तो ये सारी चीजें we are progressing towards technology, we are using technology, it's just a matter of how fast we can go towards it। क्योंकि अभी भी बहुत सारे nuances हैं regarding title search and everything जिसमें builders को बहुत टाइम लगता है licensing में and get the permissions, RERA, building permission, etc। सर मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है गवर्नमेंट को कुछ अपनी रूल्स रेगुलेशंस को बिल्डर्स के हित में लाना चाहिए? जैसे रेरा आपने बात की, वो तो पूरा आपने बोल दिया ना कस्टमर इज किंग, ठीक है? तो जब किंग आपने कस्टमर्स को बना दिया तो क्या आपको कभी लगता है कि रियल जो बिल्डर्स काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर्स काम करते हैं, उनको ये हित के ध्यान में रखते हुए कोई योजना सरकार? सर देखो, ये वो सोचता है कि हमारे फेवर में रेरा नहीं है, जो फंसता है हाँ, जो डिले कर रहा है और जो डिले कर रहा है, जो नहीं दे पा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैलेंस या नहीं हो पा रहा बिल्डर के साइड से, कस्टमर की साइड से, तो डिस्प्यूट आ रहा है, तब जाके बिल्डर को लग रहा है कि रेरा उसकी तरफ का नहीं है। बाकी मुझे लगता है दोनों विन-विन सिचुएशन दी है। कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई बिल्डर्स को ऐसा लगता है कि उनकी तरफ से अनजस्ट हो रहा है, उनकी तरफ से, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर मॉनिटरिंग हो जाती है, डेडलाइंस दे देते हैं, या फिर जो कोर्ट्स हैं कुछ कभी-कभी स्ट्रिक्ट रूल्स निकाल देते हैं, तो वो उन चीजों में रिलैक्सेशन मिल सकता है। आई एग्री विद दोज पॉइंट्स ऑफ सम बिल्डर्स, डिस्पाइट द फैक्ट दैट अगर जिसको बिजनेस करना है सर, तो बिजनेस तो कहीं ना कहीं कुछ रिस्क तो है, रिस्क तो होता ही है। लाइक यू कैन नॉट जस्ट कि से कि भाई ये तो मैं जैसा चाहूंगा वैसा चलेगा हर कुछ। सर मतलब अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है, बहुत सारा ट्रेंड चेंज हुआ है। एक जो वायर्स होता है उसको क्या चीज देखनी चाहिए? लग्जरी, लाइफ स्टाइल, लोकेशंस या फिर प्राइस? देखो, आपने 4 चीजें में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोली। वैसे तो चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान को घर खरीदते समय, घर खरीदने के लिए। लग्जरी, लाइफस्टाइल, लोकेशन एंड प्राइस। तो मैं एक मानूंगा कि लग्जरी एंड लाइफस्टाइल एक ब्रैकेट में आ जाएगा, तो अपन लाइफस्टाइल,
लोकेशन एंड प्राइस को कंपेयर करते हैं अभी इस टाइम पे, तो ऑब्वियसली प्राइस तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता ही है, लेकिन अब जो नया जेंजी आ रहा है आफ्टर कोविड भी बहुत ज्यादा लोगों के हैबिट्स चेंज हुए हैं टू अटेन अ बेटर लाइफस्टाइल. सो आई वुड से you should prioritize lifestyle keeping budget in mind. And also the third thing was location तो ऐसा है कि रियल एस्टेट मतलब लोकेशन होता है. You cannot separate these things. कि लोकेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं. फॉर एग्जांपल आज भोपाल में अपन बात करें, लोकेशन मतलब जो पैसा है वो लोकेशन का ही है ना सर. मतलब आप ऐसा कहते हैं लोग. वही तो 1 स्क्वायर फीट जमीन आप या तो आज की डेट में होशंगाबाद रोड पे ले लो, MP नगर में ले लो, या फिर आप कहीं दूर किसी गांव में ले लो, तो वो यहाँ स्क्वायर फीट में मिलती है और गांव में सिर्फ एकड़ मिलती है. तो ये अंतर है लोकेशन का. लोकेशन से ही प्राइस मैटर करता है, क्योंकि आपको खुद का घर लेना सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है. तो मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं तीनों का एक मेंटेन करना चाहिए. और आजकल लोग लाइफस्टाइल ज्यादा प्रेफर करते हैं. लाइफस्टाइल क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि आप रियल एस्टेट ना आगे बढ़ चुका है जी. रियल एस्टेट केवल इस चीज पे नहीं रहा कि मेरे को 4 दीवार मिलने वाली है. रियल एस्टेट आगे बढ़ के एमिनिटीज पे आ गया है कि भाई मेरे को क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, सिक्योरिटी, कौन लोग मेरे पड़ोसी होने वाले हैं. यस. जैसे कि अटल बिहारी जी ने कहा था, एक बार आपको याद हो, मैं बताना चाहता हूँ, अटल बिहारी जी ने कहा था हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं पर हमारा पड़ोसी हम चेंज नहीं कर सकते. वो पाकिस्तान को लेके कहा था. सेम सिस्टम आज की डेट में जब अपन कोई बायर जब खरीदता है तो वो भी सोचता है कि आसपास जो हमारे लोग रह रहे हैं, जो लोग रहने आए हैं, जहां मैं रहने जा रहा हूँ या हम लोग रहने जा रहे हैं, तो किस तरीके की मेजॉरिटी के लोग हैं. मुझे लगता है कि वो चीजें मतलब जिसका एक हाई टिकट बजट है, मैं अपन उसकी बात कर रहे हैं. एक लो टिकट बजट उसकी अपन बात नहीं कर रहे हैं. एक लग्जरी लाइफस्टाइल या लोकेशन वो उसी रेंज में आते हैं जिनका एक अच्छा खासा हैंडसम बजट है. तो उनको ये देखना चाहिए कि वो किस लोकेशंस और लाइफस्टाइल को खरीदना चाहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि एमिनिटीज आज के टाइम पे एक्सेस टू हेल्थ केयर इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सेस टू नियर हॉस्पिटल्स होने चाहिए, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, एवरीथिंग शुड बी देयर. तो ये एक्सेस बहुत इंसान देखता है आज के टाइम पे. कैंपस में उसको कितनी अच्छी सिक्योरिटी मिल रही है, क्लब हाउस, ऑल द एमिनिटीज, स्विमिंग पूल वगैरह, सारी एमिनिटीज वो चेक करता है. वो सारी एमिनिटीज को इंक्लूड करने के बाद ही इंसान डिसीजन लेता है कि क्या क्वालिटी में उसको घर खरीदना है. अभी भोपाल जो है वो एयरपोर्ट रोड, आपका कोलार रोड है, होशंगाबाद रोड है, विदिशा रोड है, रायसेन रोड है, मंडीदीप रोड कह सकते हैं, होशंगाबाद रोड. तो ओवरऑल हर दिशा में थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है. पर आपके हिसाब से, आपके नजरिए के हिसाब से कौन सी बेस्ट लोकेशन है, कौन सा बेस्ट रोड कहें हम जिसको, जहां पर इन्वेस्ट करना माना जाएगा? सर आज के टाइम पे तो ये सारी रोड्स हाइप पे चल रही हैं. भोपाल से आपने जैसे बोला 4-5 रोड्स है जो बाहर निकलती हैं. कोलार रोड निकलती है तो कोलार डैम तक पहुंच जाती है. होशंगाबाद रोड निकलती है तो जो हमारा जंगल रिजर्व आया अभी उधर तक निकल जाती है. सीहोर रोड अपन पकड़ लो तो वो इंदौर निकलती है. विदिशा रोड, एक रायसेन रोड और एक बैरसिया रोड जो एयरपोर्ट रोड की है जिनको. अब अपन जो फ्यूचर देखें, सो आई फील कि जैसे भोपाल मेट्रोपॉलिटन रीजन बन रहा है तो भोपाल एंड इंदौर कनेक्टिविटी आई फील बहुत ज्यादा बेटर हो जाएगी आने वाले 10 साल में. भोपाल, इंदौर, उज्जैन वुड बी वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाएगा. आज से मैं आने वाले फ्यूचर की बात कर रहा हूँ. तो आई फील वो वाली रोड में बहुत ग्रोथ आने वाला है. सीहोर रोड साइड और जो आने वाला है इंदौर भोपाल रोड, दैट इज अ वेरी पोटेंशियल ऑप्शन गिवन द फैक्ट दैट आज जो हाइप पे है और जो ऑलरेडी कोलार रोड हो गया, होशंगाबाद रोड, दीज आर वेरी हाइप्ड एरियाज. और यहाँ पे तो रियल एस्टेट की प्राइसेस तो आपको तो पता ही है, आसमान छू रही है. तो हाँ वो सही है. एक आसमान तो सर उसके लिए छू रही है जो एक जॉब कर रहा है जिसका बजट कम है. कह सकते हैं. वही तो कंपैरिजन आप ऐसे भी कर सकते हैं सर. एक बंदे की सैलरी होती है वो ईयरली 10%, 15%, 20%, 5% के हिसाब से ग्रोथ करती है. पर रियल एस्टेट आज की डेट में 25%, 50% ग्रोथ करता है. तो एक छोटा जो एक जॉब में बंदा है ना, उसको थोड़ा टफ होता जा रहा है किसी प्रॉपर्टी को बाय करने. तो उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? मतलब उस बंदे की जिसकी सैलरी 25-50 हजार रुपए है, 25 हजार रुपए 30 हजार रुपए की सैलरी वाला बंदा है, तो वो अभी कहाँ इन्वेस्टमेंट करे,
किस फ्लैट में इन्वेस्टमेंट करे, प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करे, या मतलब फार्म हाउस की तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो फार्म हाउस तो एक अलग ही कैटेगरी में आ जाता है। किस सेगमेंट में इन्वेस्ट करे डुप्लेक्स वगैरह में, और किस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट करे, जो एक 50-30,000 की इनकम वाला बंदा कहाँ उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी, उसमें प्राइस टू इनकम रेशो था हर शहर का जी। तो मतलब आपकी कितनी सैलरी है और उस सैलरी के हिसाब से आप कितने साल में अपना एक घर खरीद सकते हो तो उसमें लिखा था। जैसे मुंबई का लिखा था करीब 20 से 25 साल लग जाएंगे आपको, भोपाल का लिखा था 14 साल लग जाएंगे तो 14 साल बाद इंतजार करना पड़ेगा। तो आई फील इसमें क्या होता है, आपका बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं जी। इसी वजह से लोग डेब्ट का यूज करते हैं, लोन का यूज करते हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। आप केवल ये जो रियल एस्टेट का डिसीजन है, ये आपकी लाइफ टाइम अर्निंग्स को आप इन्वेस्ट करते हो घर में, वो वाला डिसीजन है। बिल्कुल। तो इसलिए जैसे बड़ी एज के लोग होते हैं तो ये उनको टाइम लग जाता है इतना पैसा इकट्ठा करके कहीं भी लगाने में, तो वो सेफ्टी, वो अंडरस्टैंडिंग तब तक डेवलप होती है। पर आजकल ट्रेंड भी बदल गया, थोड़ा चेंज हो रहा है सर। आज की डेट में 25-20 वाले जो यंग जनरेशन है वो इन्वेस्टमेंट की तरफ बड़ा रुझान आ रहा है। बिल्कुल, और ये सही भी है। मतलब मेरा तो मानना है कि रोटी कपड़ा मकान जो बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है कि पहले इंसान रोटी के लिए मेहनत करता है, फिर कपड़े के लिए मेहनत करता है, फिर मकान के लिए मेहनत करता है। पर यंग जनरेशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा होता है, वो कार खरीदने बिलीव करते हैं, वो बाइक, बड़ी बड़ी बाइकें लेते हैं। पर मुझे लगता है कि आपको भी यही लगता है कि उसको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना। देखो, अब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है कि यूजुअली क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक 20s में जो लोग होते हैं, लड़के लड़कियां, तो उनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, बट क्या होता है उनके पास जो कैपिटल होती है वो बहुत छोटा होता है, कम होता है। फॉर एग्जांपल एक कैपिटल की बात करूं, 10 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, या फॉर एग्जांपल 20 लाख रुपीस है, तो इसमें एक बहुत प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कभी हो नहीं पाता जी। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका जो आज की डेट में इंडिया में डेवलप हो रहा है, वो अभी डेवलपिंग स्टेज में है, दैट इज रियल एस्टेट फ्रैक्शनल ओनरशिप इन्वेस्टमेंट। अच्छा, तो क्या है सर? इसमें क्या होता है, अभी भोपाल में बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, इंदौर में कुछ प्रॉपर्टीज है, जिसमें क्या होता है आप कुछ परसेंटेज ऑफ द प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हो, as it is also called as tokenization of real estate। ओके, मतलब उसमें टोकन्स बना दिए रियल एस्टेट के। जैसे आप शेयर खरीदते हो ना, आपने स्टॉक मार्केट में रिलायंस के शेयर खरीदे, तो वैसे ही आप किसी भी प्रॉपर्टी में शेयर खरीद सकते हो। ओके, जो आजकल सेबी ने भी बहुत अच्छा नियम निकाला है इसमें इसको कहते हैं SM REITs, स्मॉल एंड मीडियम रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। उसमें जो ब्रैकेट है वो मिनिमम 10 लाख रुपीस से स्टार्ट होता है, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो। उसमें जो होगा आपको दो चीजों का फायदा है, आपको एक तो किराए की भी इनकम आएगी, क्योंकि वो कमर्शियली हाई ग्रेड A क्लास कमर्शियल इन्वेस्टमेंट होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए होते हैं। सेकंड चीज ये कि उसमें अप्रिसिएशन भी मिलता है आपको, तो ये दोनों चीजों का उसमें डिविडेंड मिल जाएगा, मतलब आपको, तो किराया हो गया। अग्रवाल जी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सेज ग्रुप में आप एज ए वहां पर काम करते हैं, तो मेरा मानना है कि सेज ग्रुप के हर जगह लोकेशन प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। सेज ने बहुत सारी चीजें भोपाल को दी हैं, भोपाल को आपने हॉस्पिटल दिया, भोपाल को आपने नए फ्लैट्स, अपार्टमेंट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए, जो एक बहुत बड़ा नाम है, सेज ग्रुप का एक बहुत बड़ा नाम है भोपाल में। तो हमारा एक आपसे क्वेश्चन है कि आने वाले कहाँ आपके प्रोजेक्ट हैं, वो थोड़े से बताएंगे, किस लोकेशन से आप प्रोजेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या? देखो, भोपाल में आपने जैसे रोड्स के नाम लिए, सारी रोड बहुत प्राइम पे हैं जी। तो हम तो ये बोलेंगे कि हमारे ज्यादातर प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, सारी प्राइम लोकेशंस पे हम लोग कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं इस टाइम पे, और एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सब बायर्स के लिए हम लोग खड़ा करने वाले हैं, बीट होशंगाबाद रोड, कोलार रोड जी, तो कहीं भी बहुत अच्छा हमने हर जगह प्लान करके चल रहे हैं हम हमारी स्कीम, और कुछ ना कुछ लेके आते रहेंगे पूरे भोपाल के लिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन है, थोड़ा मैं आपको परेशान कर रहा हूँ, सॉरी। तो जैसे सपोज एक बंदा है जिसकी इनकम 30-40 हजार रुपए मंथली इनकम है, उसने प्लॉट ले लिया, ठीक है। अब प्लॉट लेके वो अपना घर बनाना चाहता है, तो उसकी क्या कॉस्ट आती है? सपोज और किस तरीके से उसको परमिशंस लेनी चाहिए, मतलब मिलती हैं गवर्नमेंट से। सपोज उसका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है,
तो उसको कितने स्क्वायर फीट पे बनाने की परमिशंस मिलेगी और पर स्क्वायर फीट क्या कॉस्ट आने वाली है अभी रिसेंटली, क्योंकि अप डाउन होती रहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्वेश्चन हर किसी को जब भी कोई भी घर खरीदे उसको कैलकुलेट करना ही चाहिए, भले ही वो बना बनाया खरीदे या बनाए जी। तो एक जो प्लॉट है वो 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आप समझ लो। यूजुअली भोपाल में जो FAR चलता है, दैट इज फ्लोर एरिया रेशियो, वो चलता है 1.25। ओके, तो 1000 स्क्वायर फीट का 1.25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1250 स्क्वायर फीट बिल्टअप आप वहां पे उस प्लॉट पे कर सकते हो। है ना? तो उसमें क्या होता है, आपको फिर MOS भी छोड़ने पड़ते हैं बहुत सारे। ठीक है। जब आप MOS छोड़ते हो और पूरा घर बनाते हो तो यूजुअली जो घर बनता है वो 2 से 2.5 फ्लोर का घर बन जाता है उसमें आपके लिए। तो उसमें आप मान लो 1000 स्क्वायर फीट के घर में जो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है वो यूजुअली पर स्क्वायर फीट आप बिल्टअप के हिसाब से लो तो 1500 से 1600 रुपए से लेके, अगर जिस तरीके का इंटीरियर आप करा रहे हो वो वेरी कर सकता है। दिस इज जस्ट अ सिविल वर्क रिलेटेड कॉस्ट दैट आई एम शेयरिंग। 1800 रुपए आप मान लो इज अ सेफ कॉस्ट, 1800 रुपए आपको पड़ेगा। तो पर स्क्वायर फीट कॉस्ट आएगी, पर स्क्वायर फीट ऑन बिल्टअप। ओके, मतलब आप नर्सेल में कहें 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है जिसपे आपको 1250 स्क्वायर फीट की परमिशन मिलेगी बनाने की। बिल्कुल, एम आई राइट? तो मतलब आपको 3 फ्लोर में 1250 स्क्वायर फीट बना सकते हैं, ऐसा? जी, पर फ्लोर या फिर पूरा टोटल आप जो बनाएंगे वो 1250 स्क्वायर फीट बना सकते हैं बिल्टअप एरिया। अच्छा, सुपर बिल्टअप एरिया तो अलग ही हो जाएगा। सुपर बिल्टअप एरिया बंगलोज में यूजुअली नहीं होता है जो आप बोल रहे हैं। तो हम बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एक नॉर्मल एक बायर्स को कि सुपर बिल्टअप एरिया और बिल्टअप एरिया में क्या डिफरेंस। चलिए आप थोड़ा सा मुझे बताएं। तो 3 एरियाज होते हैं, एक होता है कारपेट एरिया जी, सेकंड बिल्टअप एरिया, थर्ड होता है सुपर बिल्टअप एरिया। जो कारपेट एरिया होता है वो एरिया जो आपके घर के अंदर का पूरा टोटल एरिया जो आप इंची टेप से नाप सकते हो। एक घर, वो कारपेट एरिया है, वो कारपेट एरिया हो गया जी, सीधी बात, जिसमें बालकनीज इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है। सेकंड एरिया होता है बिल्टअप एरिया। तो घर के अंदर की वॉल्स भी कुछ एरिया यूज करती हैं। घर में जो एक्स्ट्रा जो चीजें बनी है, फॉर एग्जांपल आपकी जो पड़ोस वाली हो तो आपकी दीवार है उसमें भी कुछ एरिया गया है बिल्डिंग का, तो वो एरिया जब डिवाइड होके आपके पास आता है तो उसको जब कैलकुलेट करते हो तो दैट इज कॉल्ड बिल्टअप एरिया। ओके। एंड जो सुपर बिल्टअप एरिया होता है जो आपको एमिनिटीज जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं पूरी बिल्डिंग में, फॉर एग्जांपल द वेरी बेसिक लाइक कॉरिडोर, स्टेयरकेस, लिफ्ट, पार्किंग, एवरीथिंग जब आप इंक्लूड करते हो इन सब में जो एरिया जाता है और आप पर फ्लैट के हिसाब से उसमें चार्ज पर स्क्वायर फीट चार्ज करते हो उसके, तो उसको कहते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। ठीक है सर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है मेरा, सेज ग्रुप के प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं और किस टाइप के प्रोजेक्ट? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हमारा बहुत प्राइम पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप होशंगाबाद रोड की बात करें तो होशंगाबाद रोड में हमारा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है सेज माइलस्टोन के नाम से। ओके, दैट इज फुल कमर्शियल मॉल, ओपन मॉल दैट वी हैव डेवलप्ड। सेज माइलस्टोन ओके, होशंगाबाद रोड पे है। और वो प्रोजेक्ट में ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो गए हैं बहुत सारी शॉप्स एंड ऑफिसेस। कुछ शॉप्स अभी हमारे पास होल्ड इन्वेंट्री है, तो किसी को भी सेकंड। अच्छा सर, वहां पर थोड़ा सा मैं बीच में रोकना चाहता हूँ, वहां पर आपका जो प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम शायद 12 लाख से 1290 मतलब 13 लाख समथिंग है। तो जो एक 20 लाख वाला जिसकी 20,000 रुपए मंथली इनकम है, तो सबसे पहले मुझे लगता है कि शॉप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। बिल्कुल ठीक है ना, तो वहां से वो रेंटल इनकम स्टार्ट हो जाएगी। फिर 2 साल के बाद जो आपने 14 साल की जो एक आपने रेशियो बताया था, उस रेशियो को वो 7 साल कम कर सकता है ना, कि आपकी जहां से रेंटल इनकम भी स्टार्ट हो जाएगी और प्लस आपको सैलरी भी होगी। तो आप वहां पर जैसे 13 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट है, रजिस्ट्री मिला के 15 लाख रुपए बना, तो 15 लाख रुपए में से 20% शायद आई थिंक आप अपनी जेब से देंगे और 15% अभी तो आपने 85 लाख रुपीस की बात की, तो 15% अंदर से उसको सिर्फ 2 लाख रुपए देने हैं ऑन एन एवरेज, है ना, बाकी उसको फाइनेंस हो जाएगा। तो रेंटल इनकम से उसकी जो है ना EMI जाती रहेगी और यहाँ उसकी सेविंग हो जाएगी। तो जब वो बंदा जब इसकी जो EMI कंप्लीट हो जाएगी और वो जब अपना बंगला मतलब मकान लेने जाएगा, तो इसकी इनकम और अपनी इनकम मिला के वो एटलीस्ट अपनी EMI इजीली पे कर सकता है। राइट, ऐसे 7 साल का एक प्लान कर सकता है बंदा। 7 साल का प्लान हो जाए। तो वो 14 साल को तो 7 साल में लेके आ गए ना। यूजुअली लोग जो लोन लेते हैं वो 15 से 20 साल का लेते हैं और उसको वो 10 साल में कट शॉर्ट करते हैं। ये जो आपने जो कैलकुलेशन बताई वो 10 साल की कैलकुलेशन होती है। ठीक है, हाँ, मतलब 3 साल और वेट कर सकते हो, ऊपर नीचे कहीं से सर
थोड़ा बहुत तो पैसा कहीं से न कहीं से और कमाएगा, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। वो जो प्रॉपर्टी है वही बहुत अप्रिशिएट हो जाती है। वहाँ पे मार्केट बहुत खुल जाता है, वहाँ पे कभी अच्छे ब्रांड्स आ जाते हैं, कुछ अच्छे ऑफिस आ जाते हैं, तो बहुत। पर सर जैसे उसने एक चीज है ना, आपने बोला कि चलो 10 साल, मैंने कैलकुलेशन से ऐसे लगाया कि सपोज उसने 10,000 मंथली से उसने शॉप दी, हर साल रेंटल इनकम भी 5% बढ़ती, 10% होती है, तो जब वो उसकी ग्रोथ करेगी तो वहां से भी थोड़ा कम होता जाएगा, यहाँ से भी थोड़ा कम होगा, तो एटलीस्ट वो 7-8 साल में पहुंच सकता है ना। मेरा एक क्वेश्चन है कि सेज ग्रुप के प्रोजेक्ट कहाँ चल रहे हैं और किस टाइप के प्रोजेक्ट हैं, किस लोकेशंस पे और किस किस सेगमेंट में प्रोजेक्ट? जैसे मैंने आपको सेज माइलस्टोन के बारे में तो बताया, हमारा कमर्शियल मॉल है होशंगाबाद रोड पे, बहुत अट्रैक्टिव रेडी पोजीशन मॉल है हमारे पास, उसमें कुछ इन्वेंटरीज बची हैं। सेकेंड इज वेरी बिग प्रोजेक्ट सेज गोल्डन स्प्रिंग, जो है अयोध्या बाईपास रोड पे। वहां पे हम लोग फ्लैट्स, डुप्लेक्स, शॉप्स, ऑफिसेस, शोरूम्स, एवरीथिंग इज देयर। इट इज अ कंप्लीट सिटी विद इन अ सिटी। वो कहाँ है? वो तो लोकेशन नियर बाय है, मीनार से लगा हुआ है, अयोध्या बाईपास है, वहाँ ऑलरेडी डी मार्ट है, बड़े बड़े स्कूल्स भी हैं, अच्छा है, हॉस्पिटल भी हैं और पीपल्स मॉल भी लगा हुआ है, आसपास की लोकेशन कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है, काफी अच्छा है। वहाँ पे हम बहुत अच्छा मल्टीप्लेक्स भी ला रहे हैं। जो हमारा कमर्शियल मॉल है, अच्छा, उस लोकेशन मल्टीप्लेक्स है नहीं अभी शायद। हाँ, और हमारा अच्छा वाला 4 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स आ रहा है, 700 प्लस सीटिंग का, अच्छी तरीके से बनाने की कोशिश है उसको। कब आने वाला है सर वो? मतलब अयोध्या बाईपास के लोगों को कभी खुशखबरी फ्यू मंथ्स हम लॉन्च कर देंगे उसको, फ्यू मंथ्स बोलूंगा मैं। उसके अलावा जो हमारा मॉल है उसमें अराउंड 200 प्लस शॉप्स हैं, एंड ऑफिस स्पेसेस भी हैं, बहुत सारा सोल्ड आउट भी है, बहुत सारा रेंटेड भी है जी। तो वो बहुत अच्छा अट्रैक्टिव है। हमारे बंगलोस जो 116 बंगले थे फुल सोल्ड आउट हो गए। अच्छा, वो कंप्लीट सोल्ड आउट? जी जी, अच्छा ठीक है। हमारे फ्लैट्स हैं हमारे पास, तो फ्लैट्स में भी बहुत वास्ट क्वांटिटी ऑफ फ्लैट्स हैं, मतलब 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, ऑल टाइप फ्लैट्स अवेलेबल हमारे पास, सारे वैरायटी थे। स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी थे, पेंट हाउस भी। पेंट हाउस नहीं है, 4 BHK तक है वहाँ पे, 2, 3 and 4 BHK। तो उसमें हमारे पास अभी 2, 3 and 4 BHK की कुछ इन्वेंट्री बची है, तो किसी को भी अगर देखना हो तो बहुत अट्रैक्टिव एक ऑफरिंग है हमारे साइड से। तो मतलब आपने 2 रोड कंप्लीट कर लिए जी। जब मैं कोलार रोड की बात करूँ तो वहाँ पे हमारा सेज बंगलो करके प्रोजेक्ट है, दैट इज बंगलोज प्रोजेक्ट। 4th इज हमारा जो बावड़िया में है, सेज स्काईलाइन करके। सर कोलार पे आपके सिर्फ बंगलोज का प्रोजेक्ट है या प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स भी हैं, कुछ ऐसा कुछ है क्या? अभी जो हम सेल कर रहे हैं वो बंगलोज का प्रोजेक्ट है। आने वाले टाइम में कुछ लाइन अप है चीजें, तो अब उसमें टाइम मिले। बिल्कुल। उसके अलावा जो हमारा बावड़िया में हम बात करें तो सेज प्रेस्टीज एंड सेज स्काईलाइन। सेज प्रेस्टीज से आपको तो खास लगा है? हाँ, मेरा बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लगा मुझे। जी बिल्कुल, जो भी इन्वेस्टर को देखना हो आप वो बिल्कुल देख सकते हैं। हाँ नहीं, बहुत शानदार प्रोजेक्ट, नो डाउट। तो अभी और उस लोकेशंस का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट एक मैं कह सकता हूँ जी। बिल्कुल, तो ये सारे प्रोजेक्ट हैं सर हमारे। और सेज स्काईलाइंस को थोड़े बताएंगे सर, सेज स्काईलाइंस कैसा है, मतलब कहाँ लोकेटेड है? सेज स्काईलाइन बावड़िया किला बहुत बड़ा भी हो गया आसपास, आप मान लो भोपाल के दिल में है। अच्छा क्यों कह रहा हूँ मैं? एक तरफ आ गया अपोलो सिटी हॉस्पिटल, एक तरफ आ गया 5 स्टार होटल, और एक तरफ आ गया 5 स्टार कमर्शियल स्पेस मार्केट, तीनों तरीके से घिरा हुआ, और डायरेक्ट ब्रिज बन रहा है जो आपको पता है, जो ये ब्रिज अपोलो स्टेज हॉस्पिटल से चढ़ेगा वहां जाके उतरेगा हिल्टन होटल पे, तो और सीधा मेपल मॉल से आशी मॉल के सामने निकलेगा। तो वो प्रोजेक्ट 100% इन्वेस्टेबल है किसी भी बायर के लिए जी। कोई भी एकदम प्रीमियम प्रोजेक्ट है, प्रीमियम एमिनिटीज हैं सारी, 2 टावर है, तो बिल्कुल किसी ना जिसको भी इंटरेस्ट हो उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए जी। बिल्कुल, बस आपके करंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बाकी सर के जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं वो हर लोकेशंस पे आने वाले हैं। भोपाल को इन्होंने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट दिए हैं और हर लोकेशन पे दिए हैं। प्रोजेक्ट्स देना के साथ साथ अच्छी क्वालिटी के साथ प्रोजेक्ट्स दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेज का हमेशा मानना होता है, जैसे मैंने भी प्रोजेक्ट देखे हुए हैं, कि वो क्वालिटी पे भी काम करते हैं और एक भरोसे पे वो काम करते हैं, और सारे प्रोजेक्ट उनके रह अप्रूव्ड होते हैं, ये सर का कहना है।
सर मैंने भी देखे हुए हैं सारे प्रोजेक्ट, और हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने जल्दी हो सके भोपाल की जनता के लिए आप हर लोकेशंस पे और हर टाइप के प्रोजेक्ट लेके आए, अफोर्डेबल हाउसिंग, लग्जरी, हर टाइप के प्रोजेक्ट लेके आए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा पॉडकास्ट करा, बहुत अच्छा अपन ने बात करी। ऐसा लगा ही नहीं कि हमारा कुछ इंटरव्यू है, पर ऐसा लग रहा था अपन कुछ नॉर्मल डिस्कशन ही होना चाहिए, दो दोस्त बात कर रहे हैं, ऐसा फीलिंग आई। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, आपने भी मेरे अंदर